हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं क़मर अब्बास आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, आज इस प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालात के ऊपर बात करेंगे। और जो लोग प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, क्लास का डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है और व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। वो डिस्क्रिप्शन के माध्यम से क्लास और प्रैक्टिस सेट को हासिल करके उससे मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं इंशाल्लाह। ये सारी की सारी वीडियो आप लोगों को वेस्ट बंगाल टीजीटी और पीजीटी टीजीटी के लिए तो मुफीद साबित होगी और साथ साथ पीजीटी के लिए भी इसमें बहुत से सवालात टकराएंगे इंशाल्लाह। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, जिसके पहले सवाल में पूछा जा रहा है कि अगर मैं किसी के शेर की इस्लाह नहीं देता, अगरचे मैं किसी के शेर की इस्लाह नहीं दिया करता, लेकिन तुम्हारी निस्बत मेरा ख्याल यह है कि अगर तुम शेर नहीं कहोगे तो अपनी तबीयत पर सख्त जुल्म करोगे। ये जो कौल है कि अगरचे मैं किसी के शेर की इस्लाह नहीं दिया करता, लेकिन तुम्हारी निस्बत ख्याल ये है कि अगर तुम शेर न कहोगे तो तुम अपनी तबीयत पर सख्त जुल्म करोगे। गालिब के मुतालिक ये किसने कहा था? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल। गालिब से मुतालिक किसने कहा था? क्या ये शेफ्ता ने कहा था, मोमिन खान मोमिन ने कहा था, या मीर तकी मीर ने कहा था, या शेख इब्राहिम ज़ौक़ ने कहा था? दोस्तों, अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट में देखे होंगे तो एक कौल ये था कि अगर इस बच्चे को कोई अच्छा शायर मिल गया तो वह कमाल करेगा, वरना क्या मुहम्मल बकने लगेगा। ये किसने गालिब के मुतालिक कहा था? मीर तकी मीर ने कहा था। और ये कौल भी कि अगरचे मैं किसी के शेर की इस्लाह नहीं दिया करता, लेकिन तुम्हारी निस्बत ये ख्याल है कि अगर तुम शेर न कहोगे तो तुम अपनी तबीयत पर सख्त जुल्म करोगे। ये भी गालिब के मुतालिक कहने वाले कौन है? मीर तकी मीर है। मीर तकी मीर की पैदाइश क्या 1722 ईस्वी में आगरा में होती है और 1810 ईस्वी में इनका इंतकाल होता है। कहाँ पे? लखनऊ में। और इनके गज़ल भी हमारे शामिल निसाब है, जिसके बारे में हम लोगों ने डिटेल के साथ देखा था और इनके सवाने के ऊपर भी बात किया था। और साथ साथ मारूजी सवालात में प्रैक्टिस सेट में बहुत से ऐसे सवालात के ऊपर हम लोगों ने मीर तकी मीर के ऊपर बात किया है। ठीक, और ये सवालात इस तरीके से भी घुमाकर अगर पूछा जा सकता है कि दर्जा बाला कौल किसके मुतालिक कहा गया है, तो किसके मुतालिक कहा गया है? गालिब के मुतालिक। कंफ्यूज तब भी होगा कि किसके मुतालिक कहा गया है? गालिब के मुतालिक कहा गया है। कहने वाला कौन है? मीर तकी मीर है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि मोमिन के दीवान को 1886 में किसने शाया कराया था? दीवाने मोमिन या मोमिन के दीवान को। मोमिन की पैदाइश 1800 ईस्वी में, जब फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कलकत्ता में हुआ था। मोमिन की पैदाइश दिल्ली में हुई थी। मोमिन का इंतकाल 1892 ईस्वी में छत से गिरने की वजह से हुआ था। ठीक, कहाँ पे? दिल्ली में ही हुआ था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मोमिन के दीवान को 1846 में किसने शाया किया था? क्या मुस्तफ़ा खान शेफ्ता ने शाया किया था, मौलवी करीमुद्दीन ने शाया किया था, मीर ग़ुलाम अली वहशत ने शाया किया था, या असगर अली ख़ान तस्नीम ने शाया किया था? मोमिन के दीवान को मुरत्तब किया गया है 1843 ईस्वी में। किस सन में? 1843 ईस्वी में। किसने मुरत्तब किया था? मुस्तफ़ा खान शेफ्ता ने इसको मुरत्तब किया था। किस सन में? 1843 ईस्वी में। मोमिन खान मोमिन के दीवान को मुरत्तब किया था। मुरत्तब करने वाले कौन थे? मुस्तफ़ा खान शेफ्ता थे। लेकिन 1846 ईस्वी में इसको शाया करने वाले कौन थे? मौलवी करीमुद्दीन थे। कौन थे? मौलवी करीमुद्दीन। याद रखिएगा दोस्तों, मोमिन का दीवान मुरत्तब किया गया 1843 ईस्वी में। मुरत्तब करने वाले मुस्तफ़ा खान शेफ्ता थे और शाया किया गया है 1846 ईस्वी
ईस्वी में शाया करने वाले कौन थे? मौलवी करीमुद्दीन थे। मौलवी करीमुद्दीन थे। मीर गुलाम अली वहशत, असगर अली ख़ान तस्नीम, ये सब के सब क्या है? मोमिन ख़ान मोमिन के शागिर्दों में इनका शुमार होता है। मोमिन ख़ान मोमिन के शागिर्दों में इनका शुमार होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा मौलवी करीमुद्दीन सही हो जाएगा, जिन्होंने 1846 ईस्वी में मोमिन के दीवान को शाया कराया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल में कौन सी मसनवी मोमिन ख़ान मोमिन की नहीं है? दोस्तों गौर करिएगा, पूछा जा रहा है नहीं है, कौन सी मसनवी मोमिन ख़ान मोमिन की नहीं है? पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है शिकायत सितम, क़िस्से गम, कौले गमी। दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कफ़े आस्ती, हसनैन मगमूम, आहोजारी मज़लूम। तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है मसनवी जिहाद, असरार इश्क, दरमातम हकीम गुलाम नबी ख़ान। चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है दरियाए इश्क, मामलात इश्क, ख्वाबो ख़याल। आसान सवालात है, लेकिन इस सवाल आसान सवाल है, लेकिन इस सवाल के लाने का मकसद और सिर्फ ये है कि हमें मोमिन ख़ान मोमिन के मसनवियों के नाम याद हो जाएं। मोमिन ख़ान मोमिन के मसनवियों के नाम याद हो जाएं। अब देखिए दोस्तों, शिकायत सितम मोमिन ख़ान मोमिन की मसनवी है। क़िस्से गम ये भी क्या है? मोमिन ख़ान मोमिन की मसनवी है। कौले गमी भी किसकी मसनवी है? मोमिन ख़ान मोमिन की। कफ़े आस्ते भी किसकी मसनवी है? मोमिन ख़ान मोमिन की। हसनैन मगमूम, आहोजारी मज़लूम, मसनवी जिहाद, असरार इश्क, दरमातम हकीम गुलाम नबी ख़ान, ये 9 की 9 मसनवी किसकी है? मोमिन ख़ान मोमिन की। लेकिन दरियाए इश्क, मामलात इश्क और ख्वाबो ख़याल ये मसनवियाँ हैं किसकी? मीर तक़ी मीर की हैं। और पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल में कौन सी मसनवी मोमिन ख़ान मोमिन की नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। ख्वाबो ख़याल मुंशी प्रेमचंद के अफसानवी मजमुआ का भी नाम है। जिस तरीके से ये भी सवालात प्रैक्टिस सेट में शामिल किया गया है कि ख्वाबो ख़याल मीर तक़ी मीर की मसनवी है, और इस मसनवी के इस नाम से किसका अफसानवी मजमुआ है? तो वो कौन है? मुंशी प्रेमचंद। कौन है? किसका अफसानवी मजमुआ है? ख्वाबो ख़याल मुंशी प्रेमचंद का। और ख्वाबो ख़याल मसनवी किसकी है? मीर तक़ी मीर की। ठीक, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये 9 की 9 एक बार आप लोग रिपीट कर लीजिएगा कि अगर दोबारा इस तरीके के सवाल आते हैं तो आप लोग क्या है कि आराम से उसको टिक लगा सकते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मोमिन ख़ान मोमिन की ये मसनवियाँ नहीं है। किसकी मसनवी है? दरिया इश्क, मामलात इश्क और ख्वाबो ख़याल मीर तक़ी मीर की मसनवी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि मोमिन को मसीही नफ्स, हकीम बेनज़ीर, शायर बेअदील किसने कहा? मसीही नफ्स, हकीम बेनज़ीर, शायर बेअदील किसने कहा? और ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि किस शायर को मसीही नफ्स कहा जाता है, किस शायर को हकीम बेनज़ीर कहा जाता है। जैसे कि खुदाए सुखन, ना खुदाए सुखन, शायर बेदिमाग किसको कहा जाता है? मीर तक़ी मीर को कहा जाता है। उसी तरीके से मसीही नफ्स, हकीम बेनज़ीर, शायर बेअदील किसको कहा जाता है? मोमिन ख़ान मोमिन को। लेकिन कहने वाला कौन है? कहने वाला कौन है? क्या मसूद हुसैन रिजवी अदीब ने कहा है? मसूद हुसैन रिजवी ने कहा है, शमसुर रहमान फ़ारूक़ी ने कहा है, या सआदत ख़ान नासिर ने कहा है, या हामिद काश्मीरी ने कहा है? तो दोस्तों मोमिन ख़ान मोमिन को मसीही नफ्स, हकीम बेनज़ीर और शायर बेअदील कहने वाले कौन है? सआदत ख़ान नासिर हैं। कौन है? सआदत ख़ान नासिर ने मोमिन को मसीही नफ्स, हकीम बेनज़ीर और शायर बेअदील कहा है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, जब हम लोग क्या है कि मोमिन ख़ान मोमिन के बारे में पढ़ रहे थे तो मैं बार बार ज़ोर देकर कह रहा था कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है। उसी को प्रैक्टिस सेट में यहाँ पे शामिल किया गया है। अगर मेरे सामने तमाम शोराए मुतक़द्दिमीन के कलाम रख कर मुझको सिर्फ़ एक दीवान हासिल करने की इजाज़त दी जाए तो मैं बिला ताअम्मुल कह दूँगा कि मुझे कुल्लियात मोमिन दे दो, बाकी सब उठा ले जाओ। कहने मोमिन से मुतालिक ये कौल किसका है?
बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये पढ़ने में भी अच्छा लगता है कि अगर तमाम शोराए मुतक़द्दिमीन के कलाम मेरे सामने रख दिए जाए और मुझको सिर्फ़ और सिर्फ एक दीवान उठाने की इजाज़त दी जाए तो मैं बिना तअम्मुल कुल्लियात मोमिन को उठाऊंगा और बाकी सबको क्या है कहूँगा ले जाओ। कहने वाले कौन है? क्या नियाज़ फतेहपुरी हैं, या डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला हैं, इमदाद इमाम असर हैं, या डॉक्टर इबादत बरेलवी हैं? तो मोमिन खान मोमिन के मुतालिक कहने वाले ऐसा कौन है? वो नियाज़ फतेहपुरी है। कौन है? नियाज़ फतेहपुरी ने मोमिन खान मोमिन से मुतालिक ये कहा था कि तमाम शोराए मुतक़द्दिमीन में से मैं मोमिन की कुल्लियात का चयन या इंतखाब करूँगा। कहने वाले कौन है? नियाज़ फतेहपुरी है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मीर तक़ी मीर के अदबी मार्के किसकी तसनीफ़ है? मीर तक़ी मीर के अदबी मार्के किसकी तसनीफ़ है? पहले ऑप्शन में है गोपी चंद नारंगी की है, दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है मसूद हुसैन रिजवी की है, तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि याकूब आमिर की है, चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है सुम्बुल सरफराज की है। मीर तक़ी मीर के अदबी मार्के, मीरियात पढ़ेंगे दोस्तों, क्या है कि चाहे गालिबियात पढ़ें या इकबालियात पढ़ें, इतनी तसनीफ़ें हैं कि उसमें कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से अदीब किस नक्काद ने या किस मुहक्किकीन ने क्या है कि गालिब के ऊपर किताब लिखी है या इकबाल के ऊपर किताब लिखी है या मीर तक़ी मीर के ऊपर किताबें लिखी है। उन किताबों को याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर उन किताबों ही से 2-4 सवाल पूछ दिए जाते हैं तो उसका ऑप्शन लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मेरा कहना यह है कि आप नेट पे डालिएगा कि गालिब के मुतालिक अहम किताब तसनीफ़, इकबाल से मुतालिक अहम तसनीफ़ात, मीर तक़ी मीर के मुतालिक अहम तसनीफ़ात, तो उसमें जितनी भी तसनीफ़ें आएंगी, जितनी भी तसानीफ़ आएंगे उनको बस एक नज़र आप लोग देख लीजिएगा और उनके राइटर के ऊपर देख लीजिएगा कि कौन कौन से राइटर हैं, कौन कौन सी किताबें लिखी है। मीर तक़ी मीर के अदबी मार्के किसकी तसनीफ़ है? तो दोस्तों वो किसकी है? याकूब आमिर की है। किसकी है? याकूब आमिर की तसनीफ़ है मीर तक़ी मीर के अदबी मार्के, जिसमें उन्होंने मीर तक़ी मीर की गज़ल गोई, उनके कलाम, उनकी सवानों के ऊपर क्या है कि और उनके हम असर शोरा के ऊपर उनका तकाबुल किया है। किसमें? मीर तक़ी मीर के अदबी मार्के में। किसमें? मीर तक़ी मीर के अदबी मार्के में। किसने? याकूब आमिर ने। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कब और कहाँ हुई है? पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस तो सबको पता है कहाँ पे हुई है, सबको पता है कहाँ पे हुई है, लेकिन पहले दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं 7 कॉन्फ्रेंस हुई है। और यहाँ पे इस सवाल का लाने का मकसद अभी आप लोगों को जाहिर हो जाएगा कि क्यों इस सवाल को यहाँ पे लेकर आया गया है। तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है? क्या मई 1942 दिल्ली में हुई थी, या अक्टूबर 1945 हैदराबाद में हुई थी, या तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि दिसंबर 1938 कलकत्ता में हुई थी, या चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि 15 अप्रैल 1936 लखनऊ में हुई थी। तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस दोस्तों दिसंबर 1938 कलकत्ता में हुई थी। अब समझ में आया कि इस सवाल का लाने का मकसद क्या था। वेस्ट बंगाल का एग्ज़ाम होने वाला है, फैज़ अहमद फैज़ हों, चाहे सज्जाद ज़हीर हों, चाहे जितने भी शोरा हों, उनका ताल्लुक़ ज़्यादातर क्या है? तरक्की पसंद अदबी तहरीक से है। तो अब ये भी पूछे जाने की उम्मीद है कि वो कॉन्फ्रेंस का पूछे जो कलकत्ता में हुई थी, तो तरक्की पसंद अदबी मुसन्निफ़ीन की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? दिसंबर 1938 कलकत्ता में हुई थी। दिसंबर 1938 कहाँ पे? कलकत्ता में हुई थी। लखनऊ में जो हुई थी वो क्या है कि 15 अप्रैल 1936 लखनऊ में हुई थी। 15 अप्रैल 1936 ये पहली कॉन्फ्रेंस थी, ये पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस थी, जिसकी सदारत किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद ने की थी। जिसकी सदारत किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद ने की थी। और मुंशी प्रेमचंद
तरक्की पसंद अदबी मुसन्निफ़ीन के मुतालिक ये कहते हैं कि मेरे ख़्याल में नाक़िस है। मेरे ख़्याल में इसका उन्वान क्या है? नाक़िस है। किसने कहा था? मुंशी प्रेमचंद ने कहा था। तो क्या है, 15 अप्रैल 1936 लखनऊ में हुई थी। दिसंबर 1938 कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। दिसंबर 1938 कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है, रशीद अहमद सिद्दीकी ने तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की किस कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत की थी? किस अदबी तहरीर, किस तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन कॉन्फ्रेंस की सदारत मुंशी रशीद अहमद सिद्दीकी ने की थी? पहले ऑप्शन में चौथी कॉन्फ्रेंस अक्टूबर 1945 हैदराबाद की। दूसरे ऑप्शन में दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस दिसंबर 1838 कलकत्ता की सदारत की थी। तीसरे ऑप्शन में कि छठी कॉन्फ्रेंस मई में 1949 की सदारत की थी। चौथे ऑप्शन में है कि पाँचवीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस दिसंबर 1947 लखनऊ में की थी। अब रशीद अहमद सिद्दीकी ने किस तरक्की पसंद अदबी तहरीक की कॉन्फ्रेंस की सदारत की थी? तो दोस्तों वो 5वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत की थी। किसने? रशीद अहमद सिद्दीकी ने। रशीद अहमद सिद्दीकी ने 5वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत की थी, जो क्या है, लखनऊ में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? लखनऊ में हुई थी। पहली और 5वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? लखनऊ में हुई थी। लखनऊ में 1936 में भी हुई थी और 1947 में भी हुई थी। 1947 में भी हुई थी। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा कि रशीद अहमद सिद्दीकी ने 5वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस दिसंबर 1947 लखनऊ की सदारत की थी। किसकी? तरक्की पसंद अदबी मुसन्निफ़ीन की सदारत किसने की थी? रशीद अहमद सिद्दीकी ने। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल में है, एक शेर है और उसके शायर के बारे में पूछा जाएगा। पहले शेर पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उसके शायर को देखा जाएगा। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। मंदरजा बाला शेर में उजड़े हुए दिल्ली शहर को कौन शायर अपना दयार बता रहा है? दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। किसने उजड़े हुए दिल्ली शहर को अपना दयार बताया है? किसने? क्या ख्वाजा मीर दर्द ने बताया है, या मिर्ज़ा गालिब ने बताया है, या मीर तक़ी मीर ने बताया है, या बहादुर शाह ज़फ़र ने बताया है? दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। कहने वाले कौन है? मीर तक़ी मीर हैं। मीर तक़ी मीर हैं। उजड़े हुए दिल्ली शहर को अपना दयार बताने वाले कौन है? मीर तक़ी मीर हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मीर हसन के वालिद का क्या नाम था? मीर हसन के वालिद का क्या नाम था? मीर ग़ुलाम हुसैन ज़ाहिक था, मीर बब्बर अली अनीस था, मिर्ज़ा दबीर था, या मीर तक़ी मीर था? मीर हसन की शाहकार मसनवी सहरुल बयान, इनके वालिद का नाम दोस्तों क्या था? मीर ग़ुलाम हुसैन ज़ाहिक था। मीर ग़ुलाम हुसैन ज़ाहिक था। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में है कि गालिब जदीद शोरा की मजलिस में, गालिब जदीद शोरा की मजलिस में किस मज़ाहनिगार का मज़ाहिया मज़मून है? क्या रशीद अहमद सिद्दीकी का है, ख्वाजा हसन निज़ामी का है, कन्हैया लाल कपूर का है, या पतरस बुखारी का है? ये भी BPSC TRE 3 जो कि कैंसिल हो गया था उसमें पूछा जा चुका है, और साथ साथ स्टेट में भी ये पूछा जा चुका सवाल है कि गालिब जदीद शोरा की मजलिस में किस मज़ाहनिगार का मज़ाहिया मज़मून है? तो वह कौन है? कन्हैया लाल कपूर। मुझे अभी याद आया, ये उम्मीद है कि हो सकता है कि ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया हो, क्योंकि यही एक सवाल है कि जो रिपीट हो गया। जितने भी प्रैक्टिस सेट के सवालात हुए हैं उसमें ये रिपीटेड क्वेश्चन हो सकता है कि हो गया हो, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। ठीक, तो गालिब जदीद शोरा की मजलिस में किसका मज़ाहिया मज़मून है? वो कन्हैया लाल कपूर का है। और कन्हैया लाल कपूर के मुतालिक ये कहा जाता है कि कम तसनीफ़ से ज़्यादा शोहरत कमाने वाले कौन हैं? कन्हैया लाल कपूर हैं। कन्हैया लाल कपूर हैं। ठीक, अगले सवाल में है कि लिटरेसी काबिलियत के लिहाज से मिर्ज़ा जैसा जामे हैसियत आदमी
खुसरू और फैज़ी के बाद आज तक हिंदुस्तान की खाक से नहीं उठा, ये इबारत किस किताब से माखूज़ है? क्या लिटरेरी काबिलियत के लिहाज से मिर्ज़ा जैसा जामे हैसियत आदमी खुसरू और फैज़ी के बाद आज तक हिंदुस्तान की खाक से नहीं उठा, ये इबारत किस किताब से माखूज़ है? क्या महासिन कलाम गालिब से है, तलामज़े गालिब से है, या यादगार गालिब से है, या गालिब शख्स और शायर से है? महासिन कलाम गालिब जो कि प्रैक्टिस सेट में पूछा जा चुका है। अब आप लोग इसका जवाब देंगे कि ये किसकी तसनीफ़ है। आप लोग जवाब देंगे कि महासिन कलाम गालिब किसकी तसनीफ़ है। ये कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर दें। इस तरीके से लिख दीजिएगा कि महासिन कलाम गालिब फ़लाँ नक़ात की तसनीफ़ है, फ़लाँ नक़ात की तसनीफ़ है। तो दोस्तों ये जो इबारत है ये यादगार गालिब से लिया गया है। किससे लिया गया है? यादगार गालिब से लिया गया। यादगार गालिब किसकी तसनीफ़ है? अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। किसकी तसनीफ़ है? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की है, जिन्होंने क्या है गालिब की समाने के तौर पे यादगार गालिब लिखा था। उसमें गालिब की ज़िंदगी और गालिब के कलाम की खुसूसियात को वहाँ पे कलमबंद किया है। तो ये इबारत किस किताब से माखूज़ है? ये यादगार गालिब से। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में है, गालिब कलकत्ता में कहाँ पर क़याम किए थे? गालिब जब कलकत्ता पहुँचे हैं 1828 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में, तो कलकत्ता पहुँचने के बाद कहाँ पे क़याम किया था? क्या शिमला बाज़ार में क़याम किया था, मौलवी सिराजुद्दीन के घर पे क़याम किया था, या मछली बाज़ार में क़याम किया था, या हुगली के किनारे होटल में क़याम किया था? गालिब कलकत्ता पहुँचने के बाद दोस्तों वह शिमला बाज़ार में उन्होंने क़याम किया था। कहाँ पर क़याम किया था? शिमला बाज़ार में क़याम किया था। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। गालिब कलकत्ता में कहाँ पे क़याम किया था? शिमला बाजार में क़याम किया था। अगले सवाल में है, इक़बाल के रूप में गालिब ने दोबारा जन्म लिया, ये किसकी राय है? इक़बाल के रूप में गालिब ने दोबारा जन्म लिया, ये किसकी राय है? क्या मसूद हुसैन ख़ान की राय है, राम बाबू सक्सेना की राय है, शेख अब्दुल कादिर की राय है, या नियाज़ फ़तेह पूरी की राय है? इक़बाल के रूप में गालिब ने दोबारा जन्म लिया, ये शेख अब्दुल कादिर ने ऐसा कहा था। किसने कहा था? शेख अब्दुल कादिर ने ऐसा कहा था कि इक़बाल के रूप में गालिब ने दोबारा जन्म लिया। ठीक, ये कौल किसका है? और फिर आप लोगों को ये बता दे रहे दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा कोटेशन पे अखबाल पे देखिए। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर सवालात देखे होंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सवालात क्या है, कोटेशन और कौल से पूछे गए हैं। फ़लाँ कौल किसका है, फ़लाँ कौल किसका है, तो इस तरीके से सवालात पूछे जाते हैं। अगर उसमें पैटर्न वही होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कोटेशन या सवालात कौल को पूछे जाने की उम्मीद है। ठीक, इक़बाल के रूप में गालिब ने किसने जन्म लिया है? इक़बाल के रूप में गालिब ने दोबारा जन्म लिया है, ये किसने कहा है? शेख अब्दुल कादिर ने। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में है, ये भी इम्पोर्टेंट बन सकता है आप लोगों के लिए। वैसे तो मुंशी प्रेमचंद का अफसाना कफ़न शामिल है, ये अफसानवी हैसियत से क्या है, शामिल निसाब अदीब हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी नावल के ऊपर पूछा जा रहा है कि प्रेमचंद की किस नावल को राम रतन भटनागर ने ज़ेवरात की ट्रेजेडी कहा है? राम रतन भटनागर ने ज़ेवरात की ट्रेजेडी प्रेमचंद की किस नावल को कहा है? ज़ेवरात की ट्रेजेडी। ज़ेवरात की ट्रेजेडी किसने कहा है? तो क्या किसने कहा है? राम रतन भटनागर ने। इस सवाल से इस तरीके से भी सवाल बन सकता है, लेकिन किस नावल को कहा है? क्या वह असरार मोहब्बत को कहा है, या बाजार हुस्न को कहा है, या गोशे आफियत को कहा है, या गबन को कहा है? प्रेमचंद की नावल गबन को राम रतन भटनागर ने ज़ेवरात की ट्रेजेडी कहा है। किस नावल को? गबन नावल को। सवालात इस तरीके से उलट भी सकते हैं। प्रेमचंद की नावल गबन को ज़ेवरात की ट्रेजेडी किसने कहा है? ज़ेवरात की ट्रेजेडी किसने कहा है? तो राम रतन भटनागर ने। और इस तरीके से भी सवाल बन सकता है कि मुंशी प्रेमचंद की नावल गबन को राम रतन
भटनागर ने क्या कहा है? ऑप्शन में दे देगा ज़ेवरात की ट्रेजेडी, या गांव की अक्कासी, या इस तरीके से क्या है कि गरीबों की अक्कासी, या भुखमरी का इस्तिआरा। तो कुछ भी दे देगा ऑप्शन में, तो क्या है ज़ेवरात की ट्रेजेडी। तो कई सवालात इससे आप लोगों को जाहिर हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद की गबन नावल को राम रतन भटनागर ने ज़ेवरात की ट्रेजेडी कहा है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल में है, ये भी मुंशी प्रेमचंद से मुताल्लिक है, इससे आप लोगों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इंशाअल्लाह, कि प्रेमचंद की शख्सियत पर तहरीर करदा तसनीफ़ के मुताल्लिक गलत बयान की निशानदही कीजिए। प्रेमचंद की शख्सियत पर तहरीर करदा तसनीफ़ के मुताल्लिक गलत बयान की निशानदही कीजिए। पहला ऑप्शन है कि प्रेमचंद कलम का मजदूर मदन गोपाल के ज़रिए तहरीर करदा तसनीफ़ है। क्या यह सही है कि गलत है? अभी रोके रहते हैं यहीं पे। दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि प्रेमचंद कलम का सिपाही अमृत राय की तसनीफ़ है। तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि 1919 में प्रेमचंद 39 साल की उम्र में अंग्रेज़ी और फ़ारसी मजमून से बीए पास किया था। ठीक, फिर उसके बाद का चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि प्रेमचंद ने 1930 में माहनामा हंस निकाला जो उर्दू में छपता था। अब इन चार के चारों बयानात में कौन सा ऐसा बयान है कि जो गलत है? अब देखिए दोस्तों, पहले ऑप्शन में प्रेमचंद कलम का मजदूर मदन गोपाल के ज़रिए तहरीर करदा तसनीफ़ है, ये बिल्कुल सही है। ये क्या है? ये बिल्कुल सही है। प्रेमचंद का मजदूर किसकी तसनीफ़ है? मदन गोपाल की तसनीफ़ है। किसकी तसनीफ़ है? मदन गोपाल की तसनीफ़ प्रेमचंद कलम का मजदूर। दूसरे ऑप्शन में प्रेमचंद कलम का सिपाही अमृत राय की तसनीफ़ है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। ये भी क्या है? बिल्कुल सही है कि प्रेमचंद कलम का सिपाही किसकी तसनीफ़ है? अमृत राय की तसनीफ़ है। तीसरे ऑप्शन में है कि 1919 में प्रेमचंद 39 साल की उम्र में अंग्रेज़ी और फ़ारसी मजमून से बीए पास किया था। तो ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। चौथे ऑप्शन में कि प्रेमचंद ने 1930 में माहनामा हंस निकाला, बिल्कुल सही है, लेकिन उर्दू में छपता था, ये गलत है। ये क्या है? माहनामा हंस जो 1930 में प्रेमचंद ने सरस्वती प्रेस से निकाला था, वो हिंदी में छपता था। किस में छपता था? हिंदी में छपता था। तो ये ऑप्शन इस एतबार से गलत हो जाएगा। लेकिन माहनामा हंस किस सन में निकाला गया? वो 1930 में निकाला गया। और मुंशी प्रेमचंद का दूसरा जो रिसाला, जो कि हफ्तावार रिसाला है, वो जागरण है, वह किस सन में निकाला? 1931 ईस्वी में निकाला। 1931 ईस्वी में निकाला। तो इस एतबार से हमारा ऑप्शन नंबर 4 गलत बयान है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा कि प्रेमचंद की शख्सियत पर तहरीर करदा तसनीफ़ के मुतालिक गलत बयान की निशानदेही कीजिए। तो वह कौन सा है? मुंशी प्रेमचंद ने जो हंस निकाला था वह क्या है? 1930 में निकाला। 1930 में निकाला था। यहाँ तक तो सही है, लेकिन वो उर्दू में छपता था, ये गलत है। वह किस ज़बान में छपता था? वो हिंदी में छपता था। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फैज़ अहमद फैज़ ने माहनामा अदब लतीफ़ की इदारत किस सन में की थी? अदब लतीफ़ की इदारत किस सन में की थी? क्या 1938 में की थी, 1941 में किया था, या 1947 में किया था, या 1951 में किया था? फैज़ अहमद फैज़ ने माहनामा अदब लतीफ़ की इदारत दोस्तों 1938 में किया था। किस में किया था? 1938 में किया था। 1941 में वो फ़ौज में क्या है? दाखिल हुए थे। लेकिन माहनामा अदब लतीफ़ की इदारत किस सन में किया था? 1938 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में है, हम जो तारीख राहों में मारे गए, फैज़ की इस नज़्म को और किस दीगर नाम से जाना जाता है? फैज़ की इस नज़्म को और किस दीगर नाम से जाना जाता है? क्या नग़्मे मर्ग के नाम से जाना जाता है, नग़्मे फ़रियाद के नाम से जाना जाता है, या नाले जोलिस के नाम से जाना जाता है, या नाले ईथल के नाम से जाना जाता है? हम जो तारीख राहों में मारे गए, फैज़ अहमद फैज़ की शामिल निसाब नज़्म, इस नज़्म को
दीगर नाम नगमे मर्ग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? नगमे मर्ग के नाम से जाना जाता है, जिसको उन्होंने जोलिस और ईथल के खतूत से मुतासिर होकर लिखा था। कहाँ पे? कैद खाने में। ठीक, कैद खाने में इन्होंने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही है कि हम जो तारीक राहों में मारे गए, इस नज़्म को नगमे मर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गज़ल अगर उर्दू शायरी की आबरू है तो गालिब उर्दू गज़ल की आबरू है। अब यहाँ तक तो आप लोग जानते ही हैं कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। किसका कौल है? रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। किसका कौल है? गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। शायरी उर्दू शायरी गज़ल क्या है? मादरी सॉरी क्या है कि गज़ल जितनी बदनाम है उतनी मुझे अजीज़ है, उतनी मुझे अजीज़ है। ये भी कहने वाले कौन है? रशीद अहमद सिद्दीकी है। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि गज़ल अगर उर्दू शायरी की आबरू है तो गालिब उर्दू गज़ल की आबरू है। यह किसका कौल है? यह किसका कौल है? क्या सआदत हसन मंटू ने कहा था, रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था, या मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा था, या मालिक राम ने कहा था? तो दोस्तों, गज़ल अगर उर्दू शायरी की आबरू है तो गालिब उर्दू गज़ल की आबरू है। तो ये कहने वाले कौन है? ये भी पेश करने वाले कौन है? रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। सआदत हसन मंटू ने राजेंद्र सिंह बेदी से मुताल्लिक ये कहा था कि बेदी की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि वो लिखने से पहले भी सोचता है, लिखते वक्त भी सोचता है और लिखने के बाद भी सोचता है। यानी बेदी तुम सोचते बहुत हो, लिखने से पहले भी सोचते हो, लिखते वक्त भी सोचते हो और लिखने के बाद भी सोचते हो। ये राजेंद्र सिंह बेदी से मुताल्लिक किसने कहा था? सआदत हसन मंटू ने कहा था। और यहाँ पे गज़ल अगर उर्दू शायरी की आबरू है तो गालिब उर्दू गज़ल की आबरू है। कहने वाले कौन है? रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में है वरक वरक किसका शेरी कलाम है? किसका शेरी कलाम है? वरक वरक किसका शेरी कलाम है? क्या मोमिन खान मोमिन का है, मिर्ज़ा गालिब का है, मोहम्मद रफ़ी सौदा का है, या फैज़ अहमद फैज़ का है? दोस्तों, अगर फैज़ अहमद फैज़ के बारे में आप लोगों को याद होगा तो उनके तमाम तर शेरी कलाम को एक कुल्लियात में यकजा किया गया है, जिसको नुस्ख़-ए वफ़ा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? नुस्ख़-ए वफ़ा के नाम से जाना जाता है। उसमें फैज़ अहमद फैज़ के तमाम तर शेरी कलाम को क्या है कि शामिल किया गया है। लेकिन वरक वरक भी ये भी फैज़ अहमद फैज़ का शेरी कलाम है, जिसमें फैज़ अहमद फैज़ के 5 शेरी मजमूओं को शामिल किया गया है। ये 5 शेरी मजमूए का गुलदस्ता कहा जाता है। कौन? वरक वरक। वरक वरक क्या कहा जाता है? 5 शेरी मजमूओं का गुलदस्ता कहा जाता है, जिसमें नक्श फरियादी है, दस्ते सबा है, जिंदान नामा है, सरवादी सीना है, और फिर उसके बाद एक ध्यान में निकल गया, उसका शुरुआती जो 5 शेरी मजमूए हैं, 5 शेरी मजमूए जो शुरुआती है, सरवादी सीना, क्या है कि नक्श फरियादी, दस्ते सबा, जिंदान नामा, सरवादी सीना, और 5वां जो है दस्त तहे संग। 5वां कौन सा है? दस्त तहे संग। ये 5 शेरी मजमूओं का क्या है? गुलदस्ता कहा जाता है। कौन सा? वरक वरक। वरक वरक क्या है कि ये 5 शेरी मजमूओं का गुलदस्ता कहा जाता है। ये भी किसका शेरी कलाम है? फैज़ अहमद फैज़ का है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, वरक वरक किसका शेरी कलाम है? ये फैज़ अहमद फैज़ का शेरी कलाम है। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बिल्कुल नया सवाल लगेगा आप लोगों को, बिल्कुल नया सवाल लगेगा। आप लोगों ने गौर किया होगा कि हमारे शामिल निसाब मजमून क्या है? सर सैयद अहमद ख़ान का। सर सैयद अहमद ख़ान का शामिल निसाब मजमून कौन सा है? तालीम व तरबियत। जितने भी यूट्यूबर हैं उन्होंने तालीमी नज़रियात के ऊपर बात की है, लेकिन मैंने आज सर्च किया कि क्या वाकई तालीम व तरबियत का मजमून है सर सैयद अहमद ख़ान का, तो मुझको मिला रेख्ता की साइट पे मज़ामीन सर सैयद
के अंदर, मज़ामिन सर सैयद के अंदर, जिसमें औरतों के हुकूक है, तालीम है, तालीम व तरबियत है, उम्मीद की खुशी है, बहस व तकरार है, गुजरा हुआ ज़माना है, ये सारे के सारे मज़ामीन किसमें शामिल हैं? मज़ामिन सर सैयद, जो कि लाहौर से छपी है। कहाँ से छपी है? लाहौर से छपी है। अब यहाँ पे जो पूछा जा रहा है उसी से मुताल्लिक है कि एक मुसन्निफ़ की एक बात को हम अपनी तर्ज पर अपने लफ्ज़ों में बयान करते हैं। एक मुसन्निफ़ की एक बात को हम अपनी तर्ज पर अपने लफ्ज़ों में बयान करते हैं। दर्जाबाला जुमला सर सैयद अहमद ख़ान के किस मज़मून की इब्तदाई सत्र है? किस मज़मून की इब्तदाई सत्र है? क्या गुज़रा हुआ ज़माना की इब्तदाई सत्र है, या बहस व तकरार की इब्तदाई सत्र है, या उम्मीद की खुशी की इब्तदाई सत्र है, या तालीम व तरबियत की इब्तदाई सत्र है? तो दोस्तों, सर सैयद अहमद ख़ान का जो शामिल निसाब मज़मून है तालीम व तरबियत, उसी की इब्तदाई सत्र क्या है कि एक मुसन्निफ़ की एक बात को हम अपनी तर्ज पर अपने लफ्ज़ों में बयान करते हैं। ये किसकी इब्तदाई सत्र है? तालीम व तरबियत मज़मून की, जो कि सर सैयद अहमद ख़ान के ज़रिए लिखा गया मज़मून है। खुलासतन मैं आप लोगों को बता दूं कि सर सैयद अहमद ख़ान ने तालीम व तरबियत तालीम व तरबियत के मज़मून में क्या बताया है। इन्होंने ये बताया है कि जो हमारी मुस्लिम कौम है उनके अंदर तरबियत तो कूट कूट के भरी रहती है, लेकिन तालीम से कोसों दूर रहते हैं, तालीम से कोसों दूर रहते हैं। जैसे कि हमारे ही कौम के आलिमों का देख लिया जाए तो बड़े बड़े अम्मामा लगाते हैं, बड़े बड़े जुब्बा पहनते हैं, और लेकिन क्या है कि तरबियत तो रहती है, लेकिन जदीदियत की तालीम से कोसों दूर रहते हैं। तो ये सारी की सारी बातों को तालीम व तरबियत के अंदर सर सैयद अहमद ख़ान ने बताया है। तो ज़्यादा बड़ा मजमून नहीं है, मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे वो मजमून 3-2.5 पेज का है, शायद 2.5 पेज का है, और बहुत बड़े बड़े लफ्ज़ों में भी लिखा है। तो आप उसको चलते फिरते 10 मिनट के अंदर उसको भी पढ़ लेंगे, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो मैं टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे आप लोगों को भेज दूंगा, उसको आप लोग क्या है कि सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे एक मुसन्निफ़ की एक बात को हम अपनी तर्ज पर अपने लफ्ज़ों में बयान करते हैं। क्या है कि ये तालीम व तरबियत मज़मून की इब्तदाई सत्र है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में वही बहुत ही मशहूर सवाल जो कि अभी बात भी की गई है, तालीम व तरबियत मज़मून के तख्लीक़कार कौन है? तो वह कौन है? सर सैयद अहमद ख़ान है। सर सैयद अहमद ख़ान ने क्या तालीम व तरबियत मज़मून लिखा। बहस व तकरार भी इन्हीं का मज़मून है, फिर गुज़रा हुआ ज़माना भी इन्हीं का मज़मून है, उम्मीद की खुशी भी इन्हीं का मज़मून है। तो क्या है कि ये तालीम व तरबियत भी किसका मज़मून है? सर सैयद अहमद ख़ान का मज़मून है, ठीक। अगले सवाल में जो कि मुझे लग रहा है कि ये आखिरी सवाल है, हाँ आखिरी सवाल है, और ये भी इम्पोर्टेंट बन सकता है, ये भी तालीम व तरबियत मज़मून का ही इक़्तिबास है।
की तरफ इशारा किया है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी क्या है ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का मशवरा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, जब तक कि आप लोग अपने अपने इम्तिहान की तैयारी करते रहें। और क्लास का और प्रैक्टिस सेट का डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। जो भी लोग भी मुस्तफ़ीद होना चाहे डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से हो सकता है। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक कि आप लोग अपने अपने इम्तिहान की तैयारी करते रहें। अल्लाह हाफिज़।